हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो देखते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और नॉन शेड्यूल्ड बैंक के अंदर क्या चीजें आती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हमने 3 बैंक डिवाइड किया था। सबसे पहला आता है हमारा आरबीआई। आप लोगों को अगर याद हो तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हमने 3 बैंक डिवाइड किया था। सबसे पहला था हमारा आरबीआई, दूसरा था हमारा शेड्यूल्ड बैंक और तीसरा था हमारा नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, तो अभी हम लोग शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि शेड्यूल बैंक क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग वो चीजें देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शेड्यूल बैंक की डेफिनेशन यही है। प्लीज इस सेक्शन को याद रखिएगा, डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शेड्यूल बैंक की डेफिनेशन यही है कि शेड्यूल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। सबको पता है कि आरबीआई एक्ट के तहत ही आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था। जो आरबीआई एक्ट था वो कब आया था? 1934 में आया था। तो शेड्यूल बैंक को भी इसी एक्ट के हिसाब से डिफाइन किया गया है कि शेड्यूल बैंक एक ऐसा बैंक है जो हमारे आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। वो सारे बैंक जो हमारे आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में मेंशन है वो हमारे सारे बैंक शेड्यूल बैंक कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वो सारे बैंक जो हमारे आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में मेंशन है वो सारे बैंक हमारे क्या कहलाएंगे? शेड्यूल्ड बैंक कहलाएंगे। अब जरा इनके फीचर्स देख लेते हैं। अ बैंक मस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टू बिकम अ शेड्यूल्ड बैंक। एक शेड्यूल्ड बैंक बनने के लिए बैंक को क्या क्या करना पड़ेगा इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे द बैंक पेड अप कैपिटल और मिनिमम रिजर्व मस्ट बी ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख का कम से कम बैंक के पास जो है मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। पेड अप कैपिटल का मतलब जिससे वो स्टार्ट करेंगे वो कितना होना चाहिए? 5 लाख होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि शेड्यूल बैंक मस्ट मेंटेन द सीआरआर बैलेंस एंड एसएलआर बैलेंस। शेड्यूल बैंक को 2 रिजर्व मेंटेन करना है। पहला है हमारा सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा है हमारा एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये जान लेते हैं कि सीआरआर और एसएलआर होता क्या है। तो देखिए, एक हमारी सेंट्रल बैंक होती है जो हमारी सुप्रीम बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम बैंक होती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप ये मत समझ लीजिएगा। सेंट्रल बैंक का मतलब एक हमारी सुप्रीम बैंक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई। तो अब सेंट्रल बैंक का काम क्या है? उसने क्या किया कि सारे बैंकों को बोल दिया कि देखिए आपके पास जो पैसा आ रहा है, अब हम सब जानते हैं कि बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन। जो पैसा हम देते हैं वही पैसा बैंक क्या कर देती है? लोन में दे देती है। तो अब देखिए, तो कमर्शियल बैंक यानी सॉरी आरबीआई जो है वो कहती है सारे हमारे जितने भी बैंक हैं उनसे बोलती है, यानी कि आरबीआई मतलब हमारा सेंट्रल बैंक, वो बोलते हैं सारे बैंकों से कि देखिए आपके पास जो पैसा आ रहा है आप उस पूरे पैसे का रिजर्व नहीं करेंगे, आप उसमें से कुछ पैसे का रिजर्व करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको पब्लिक के पास लोन में दे देंगे। तो आरबीआई ने बोल रखा है सबको कि आपको कुछ चीजों को मेंटेन रखना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। आरबीआई ने एलआरआर के अंदर 2 चीजें डाली हैं। सबसे पहला है हमारा सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा है हमारा एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो देखिए, सीआरआर का मतलब होता है कि कुछ रिजर्व जो होगा बैंकों को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा यानी कि आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। और एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये पैसा बैंक अपने पास रखेगी इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, ताकि अगर कस्टमर्स आते हैं तो वो उनको प्रोवाइड कर सके। तो शेड्यूल बैंक का मतलब समझ में आया कि शेड्यूल बैंक का मतलब वो सारे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। जितने भी बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में मेंशन है वो सब हमारे शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि विच बैंक कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड बैंक। कौन से बैंक को हम लोग जो है शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में लाते हैं? तो देखिए, ऑल द कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग नेशनल, इंटरनेशनल, कोऑपरेटिव, रीजनल बैंक एक्सेप्ट 4 लोकल एरिया बैंक एंड सम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। जितने भी हमारे बैंक हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, ठीक है, चाहे वो कोऑपरेटिव हो चाहे वो रीजनल रूरल बैंक हो, जितने भी बैंक हैं वो सब क्या हैं? सब जो है शेड्यूल्ड बैंक है, एक्सेप्ट 2 चीजें। 4 लोकल एरिया बैंक और कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक।
सिर्फ अगर भारत में सिर्फ इन चीजों को बैंकों को छोड़ दिया जाएगा तो भारत में जितने भी बैंक हैं वो सब क्या है, शेड्यूल्ड बैंक हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ इन 4-5 चीजों को छोड़ के, देखिए 4 लोकल एरिया बैंक और कुछ जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अगर हम सिर्फ इन चीजों को छोड़ देते हैं तो इंडिया के अंदर जितनी भी बैंक हैं वो सब हमारे शेड्यूल्ड बैंक के अंदर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा, देखते हैं कि लोकल एरिया बैंक। शेड्यूल्ड बैंक समझ गए कि कौन कौन से बैंक शेड्यूल्ड बैंक के अंदर आएंगी। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे मैंने नाम लिया कि 4 लोकल एरिया बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होंगी वो शेड्यूल्ड बैंक के अंदर नहीं आएंगी। तो आखिर लोकल एरिया बैंक होती क्या है? तो आपको बता दें कि लोकल एरिया बैंक एक छोटी छोटी प्राइवेट बैंक्स होती हैं जो मैक्सिमम 3 डिस्ट्रिक्ट तक के अपना कारोबार संभाल के रखती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया बैंक। तो भारत में कुल 4 लोकल एरिया बैंक है। तो सबसे पहला है हमारा कोस्टल लोकल एरिया बैंक जो है विजयवाड़ा में, दूसरा है हमारा कैपिटल लोकल एरिया बैंक जो है फगवाड़ा में, तीसरा है हमारा कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक जो है महबूब नगर में, और चौथा है हमारा सुभद्रा लोकल एरिया बैंक जो है कोल्हापुर में। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है टाइप्स ऑफ शेड्यूल बैंक। जो हमारा शेड्यूल बैंक है वो कितने टाइप का है? तो शेड्यूल बैंक जो है वो हमारा 2 टाइप का है। पहला है हमारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक और दूसरा है हमारा शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक। ध्यान दीजिएगा, शेड्यूल बैंक जो है वो हमारे 2 टाइप का है। पहला है हमारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक और दूसरा है हमारा शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर 4-5 चीजें आती हैं, देखते हैं। पहला आता है हमारा नेशनलाइज बैंक, दूसरा आता है हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक, तीसरा आता है हमारा प्राइवेट बैंक और चौथा आता है हमारा फॉरेन बैंक और पांचवा आता है आरआरबी और छठा आता है कोऑपरेटिव बैंक। तो धीरे धीरे एक एक चीजों को हम लोग पढ़ने वाले, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा नेशनलाइज बैंक। तो नेशनलाइज बैंक क्या होता है ये हम सबको मालूम है, हमने नेशनलाइजेशन का एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि 1969 में कितनी बैंकें नेशनलाइज हुई थी और 1980 में कितनी बैंकें नेशनलाइज हुई थी। तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तब तक के लिए सिर्फ यहाँ पे पढ़ते हैं कि नेशनलाइज बैंक क्या होती हैं। तो नेशनलाइज बैंक वो होती हैं जो 1969 और 1980 में नेशनलाइज हुई थी। 1969 और 1980 में जितनी भी बैंकें नेशनलाइज हुई थी उनको हम लोग बोलते हैं नेशनलाइज बैंक। अब देखते हैं कि इन नेशनलाइज बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मोर देन 50% ऑफ द स्टेक। नेशनलाइज बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 50% से भी ज्यादा जो है स्टेक होता है, यानी कि वहां पे वो शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो कब्जा होता है वो किसका होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। जितने भी हमारे नेशनलाइज बैंक है उतना, अभी प्रेजेंट में हमारे नेशनलाइज बैंक कितने हैं? तो 12 हैं। ध्यान दीजिएगा 1969 में कितने नेशनलाइज किए गए थे, 1980 में कितने नेशनलाइज किए? जरा हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन दोनों टाइम पीरियड पे जो है कितनी बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एज ऑफ जुलाई 2020, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। एज ऑफ जुलाई 2020 आफ्टर द रीसेंट मर्जर ऑफ द गवर्नमेंट बैंक देयर आर टोटल ऑफ 12 नेशनलाइज बैंक। जब इतनी सारी बैंकें जो हो गई वो मर्ज हो गई तो यहाँ पे जो है टोटल कितने बैंक नेशनलाइज हुए? 12 बैंक नेशनलाइज हुए। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है? तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो होता है जिसमें एटलीस्ट 51% जो ओनरशिप है वो किसका रहे? गवर्नमेंट का रहे। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिसमें 51 कम से कम 51% की ओनरशिप जो होती है वो किसकी होती है? वो गवर्नमेंट की होती है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है हमारा नेशनलाइज बैंक। जितने भी हमारे नेशनलाइज बैंक होते हैं हम उनको ऐड करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एसबीआई एंड एसोसिएट्स। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि एसबीआई और उसके एसोसिएट्स क्या है। उसके बाद आता है हमारा अदर पब्लिक सेक्टर, जो कुछ हमारे दूसरे पब्लिक सेक्टर है, जिसमें हमारा पहला आता है भारतीय महिला बैंक। ठीक है, कुछ भारतीय महिला बैंक नामक के भी कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक है जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक में। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में ये सारी चीजें आती हैं, नेशनलाइज बैंक, एसबीआई एंड एसोसिएट्स, भारतीय महिला बैंक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखते हैं नेक्स्ट एसबीआई एंड एसोसिएट्स क्या है। ठीक है, 5 एसबीआई एसोसिएट्स क्या है? जब हमको मालूम है कि 1806 में क्या एस्टैब्लिश हुआ था, सबको मालूम होगा। बैंक ऑफ कलकत्ता याद आ रहा है सबको, बैंक ऑफ मद्रास, उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे हुआ था। तो तीनों बैंकें जब स्टैब्लिश हुई 1921 में, जब इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था, तो उस टाइम हमारे यहाँ कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे।
ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम हमारे यहाँ कुछ थे, उनका नाम है, पहला था हमारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, दूसरा था हमारा स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। ये सारे प्रिंसली स्टेट्स के बैंक थे। तो इसको हम लोग 5 एसबीआई एसोसिएट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक आखिर क्या होता है, तो देखिए, इट रेफर्स टू दोज बैंक हुज मेजॉरिटी ऑफ द शेयर इज हेल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशन। ये उन बैंकों की बात करता है, ठीक है, जिनके शेयर ज्यादातर या तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है, पब्लिक के पास है, या फिर किसी कॉर्पोरेशन के पास है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक के कितने टाइप हैं, तो पहला है हमारा ओल्ड, दूसरा है हमारा न्यू। तो ओल्ड में हमारा आता है फॉर्म्ड बिफोर 1994, 1994 से पहले, और न्यू का आता है कि फॉर्म्ड आफ्टर 1994, 1994 के बाद। तो अभी ये 1994 का यहाँ पे किस्सा कहाँ से चलाया, हम सबको मालूम है कि इंडिया जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया था 1991 में। इसके बाद जो कुछ भी चेंजेज हुए थे प्राइवेट सेक्टर बैंक में, हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी बात की गई थी, तो इसीलिए इन बेसिस पे जो है कैटेगराइज इसको किया गया है। अब चलते हैं, देखते हैं फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक क्या होता है जरा देखते हैं। तो अ फॉरेन बैंक इज अ टाइप ऑफ इंटरनेशनल बैंक हेडक्वार्टर इन अ डिफरेंट कंट्री विद ब्रांचेज इन इंडिया। फॉरेन बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर किसी और कंट्री में रहता है, लेकिन उसके ब्रांचेज जो है वो कहाँ पे है, हमारे देश में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन बैंक। तो करंटली जो है कितने बैंक ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, तो करंटली जो है 46 फॉरेन बैंक जो है वो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। और उसको मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए होता है, एक बैंक को स्टैब्लिश करने के लिए मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए होता है, तो वो है हमारा 5 बिलियन। 5 बिलियन जो है कम से कम हमको मिनिमम कैपिटल की जरूरत होती है। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक आखिर क्या होता है, तो रीजनल रूरल बैंक एक छोटे छोटे बैंक है जो रूरल एरियाज में और वो करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ठीक है, वो वहाँ के लोगों को एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, और इनको जो है इसीलिए क्रिएट किया गया था ताकि जितने भी हमारे रूरल एरियाज में जो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके। इसके बाद आता है हमारा कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो छोटे मोटे कुछ लोग जो है मिलके बनाते हैं, हम सबको मालूम है। ठीक है, और ये जो है लोग जो है अपने में ही मदद करना स्टार्ट करते हैं, किसी को जरूरत होती है तो कोई पैसा देता है, फिर उसको जो है पे कर देता है। तो कुछ लोगों के ये ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, दीज आर मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड कम्स अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये जो है आरबीआई के द्वारा मॉनिटर किया जाता है, और इसको हम लोग कौन से एक्ट के अंदर लेके आते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर लेके आते हैं। तो अभी तक के ये रहा हमारा शेड्यूल बैंक का टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं नॉन शेड्यूल बैंक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।